हेलो फ्रेंड्स, तो हमारे इंडिया में काफ़ी सारे ऐसे पर्सन हैं जिनके द्वारा एफडी यानी कि फ़िक्स डिपॉजिट में इन्वेस्टमेंट करना काफ़ी पसंद किया जाता है। क्योंकि हमारे द्वारा जो एफडी में इन्वेस्टमेंट किया जाता है, एक तो ये रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट होता है और साथ ही इसमें फ़िक्स्ड रेट से हमको मंथली इंटरेस्ट इनकम भी रिसीव हो जाती है। तो अब यदि आप भी बैंक में कोई एफडी कराते हैं और उस केस में बैंक के द्वारा अगर आपको कोई इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाता है, तो वो इंटरेस्ट अगर आपका एक सर्टेन लिमिट से क्रॉस हो जाता है, तो उस केस में बैंक के द्वारा आपका टीडीएस भी डिडक्ट किया जाता है। तो अब ये टीडीएस क्या होता है? तो टीडीएस का मतलब ये होता है कि जहाँ से भी आपको इनकम रिसीव हो रही है, उसी सोर्स ऑफ पॉइंट पे आपका उस इनकम पे टैक्स जो है वो डिडक्ट कर दिया जाता है और उस टैक्स को आगे गवर्नमेंट को डिपॉजिट करा दिया जाता है। तो हाय एवरीवन, दिस इज सीए दीपिका जैन हियर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि आपके द्वारा जो बैंक में एफडी कराई जाती है और उस पर जो आपको इंटरेस्ट इनकम मिलती है, तो उस इनकम पर आप अपना टीडीएस डिडक्ट होने से किस तरीके से सेव कर सकते हैं। तो वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। हाउ टू सेव टीडीएस ऑन फिक्स डिपॉजिट इनकम फॉर फाइनेंशियल ईयर 25-26। तो अब यदि आपने भी बैंक में कोई एफडी करा रखी है और वहाँ से अगर आपको कोई इंटरेस्ट इनकम है जो कि रिसीव होती है, तो कुछ बेसिक पॉइंट है जो कि आपको ज़रूर पता होना चाहिए। तो उसमें फर्स्ट है इंटरेस्ट इनकम ऑन एफडी। तो अब यदि आपको भी मान लो एफडी से कोई इंटरेस्ट की इनकम रिसीव होती है, तो उस केस में जो आपका टीडीएस डिडक्ट किया जाता है वो आपका सेक्शन 194A में डिडक्ट किया जाता है। अब जैसा कि आपको पता होगा कि बजट 2025 में गवर्नमेंट के द्वारा टीडीएस की जो थ्रेशोल्ड लिमिट है उसको भी इंक्रीज़ कर दिया था। तो अब यहाँ पे कोई पर्सन जिनकी एज 60 साल से कम है, यानी कि जो अदर देन सीनियर सिटीज़न है, उनको यदि एक फाइनेंशियल ईयर में 50,000 रुपये तक का अगर इंटरेस्ट मिलता है तो कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन यदि उनकी इंटरेस्ट की जो ये अमाउंट है वो 50,000 रुपये से ज़्यादा है, तो उस केस में 10% से टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। अब यदि कोई सीनियर सिटीज़न है जिनकी एज 60 साल से ज़्यादा है, तो उस केस में उनको एक फाइनेंशियल ईयर में यदि 1,00,000 रुपये तक इंटरेस्ट मिलता है तो कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन यदि 1,00,000 रुपये से ज़्यादा का इंटरेस्ट हो जाता है, तो उस केस में बैंक के द्वारा 10% से टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। अब यहाँ पे जो बैंक के द्वारा टीडीएस डिडक्ट किया जाता है, तो बैंक आपको इसका टीडीएस सर्टिफिकेट भी इशू करती है। साथ ही एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब आप बैंक में एफडी कराते हैं तो आपको अपना पैन नंबर भी वहाँ सबमिट करना है। क्योंकि यदि मान लो आप बैंक को पैन नंबर नहीं देते हैं, या फिर आपका पैन से आधार लिंक नहीं है, या फिर मान लो आपके पास पैन नंबर ही नहीं है, तो उस केस में फिर आपका हायर रेट से टीडीएस डिडक्ट किया जाता है। यानी कि जो आपकी इंटरेस्ट इनकम है उस पर जो टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा वो 20% से किया जाएगा। तो अब यदि मान लो आपको जो इंटरेस्ट इनकम रिसीव होती है और उस केस में यदि आप अपनी आईटीआर यदि ओल्ड टैक्स रेजिम में फाइल करते हैं, तो वहाँ पे अदर देन सीनियर सिटीज़न सेक्शन 80TTA में, और जो सीनियर सिटीज़न है वो सेक्शन 80TTB में इसकी डिडक्शन भी क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट है सबमिट फॉर्म 15G एंड फॉर्म 15H। तो अब ये फॉर्म 15G और फॉर्म 15H क्या होता है? तो ये एक डिक्लेरेशन होती है जो कि किसी भी इंडिविजुअल के द्वारा बैंक को सबमिट की जाती है कि उसकी फाइनेंशियल ईयर में जो टोटल इनकम है वो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम है, इसलिए उसकी इंटरेस्ट इनकम पे बैंक के द्वारा कोई भी टीडीएस डिडक्ट ना किया जाए। अब कोई पर्सन जिनकी एज 60 साल से कम है, तो उस केस में वो बैंक में 15G सबमिट कर सकते हैं। और यदि कोई पर्सन जिनकी एज 60 साल से ज़्यादा है, यानी कि कोई सीनियर सिटीज़न या सुपर सीनियर सिटीज़न है, तो उस केस में वो बैंक में 15H सबमिट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे आपके द्वारा जो फॉर्म 15G और फॉर्म 15H सबमिट किया जाता है, इसकी कुछ कंडीशन है। तो फर्स्ट कंडीशन ये है कि आपकी जो टैक्सेबल इनकम है वो आपकी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम होनी चाहिए। यानी कि अब आपकी फाइनेंशियल ईयर 25-26 में जो टोटल इनकम है वो 4,00,000 रुपये से कम है, तो उस केस में आप बैंक में 15G या 15H सबमिट कर सकते हैं। नेक्स्ट है सबमिट फॉर्म 15G एंड फॉर्म 15H एट द स्टार्टिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो अब आपका जो नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा, तो उसके स्टार्टिंग में ही आप ये फॉर्म बैंक में जाके सबमिट कर सकते हैं। नेक्स्ट है सबमिट दिस फॉर्म ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। तो यदि आप चाहते हैं तो इस फॉर्म को आप नेट बैंकिंग का यूज़ करके भी कर सकते हैं, और यदि आप चाहते हैं कि अगर आप इसको ऑनलाइन ना करें तो आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं। तो जिसके लिए आपको क्या करना है कि आपका जिस बैंक में एफडी है, यानी कि जिस ब्रांच में आपकी एफडी है, वहाँ पे जाके आप अपनी हार्ड कॉपी भी सबमिट कर सकते हैं। नेक्स्ट है इफ़ योर इनकम इज़ नॉट टैक्सेबल देन सबमिट फॉर्म 15G एंड फॉर्म 15H। तो फॉर्म 15G एंड फॉर्म 15H सबमिट करने की कंडीशन ये है कि आपकी इनकम टैक्सेबल नहीं होनी चाहिए। इफ़ टैक्सेबल देन डोंट सबमिट फॉर्म 15G एंड फॉर्म 15H। लेकिन यदि मान लो आपकी इनकम जो है वो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज़्यादा है, लेकिन उस केस में यदि आप बैंक में अपना फॉर्म 15G और फॉर्म 15H सबमिट कर देते हैं, तो उस केस में आपको इंटरेस्ट का भी पेमेंट करना पड़ेगा। अब वो कैसे करना पड़ेगा? तो यदि मान लो आपकी इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज़्यादा है, और मान लो अगर आप 15% के टैक्स स्लैब रेट में आते हैं, तो उस केस में जब आपके द्वारा रिटर्न फाइल किया जाएगा, तो उस केस में जितना टैक्स आपके द्वारा गवर्नमेंट को पे किया जाएगा, तो उस पर आपको इंटरेस्ट का भी पेमेंट करना पड़ेगा।
नेक्स्ट है डाइवर्सिफाई अक्रॉस बैंक्स एंड इंस्टीट्यूशन। इंस्टेड ऑफ पुटिंग ऑल योर मनी इन वन एफडी, स्प्लिट योर इन्वेस्टमेंट इनटू मल्टीपल एफडीज विद डिफरेंट बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। दिस इंश्योर दैट द इंटरेस्ट अर्न फ्रॉम ईच एफडी रिमेन बिलो द थ्रेशोल्ड लिमिट, प्रिवेंटिंग डिडक्शन। तो अब यदि मान लो आप अपनी जो एफडी कराते हैं बैंक में, यदि आप उसको अलग अलग बैंक में करवा देते हैं तो उस केस में आपकी एफडी पे जो इंटरेस्ट इनकम है वो यदि थ्रेशोल्ड लिमिट से कम होती है तो उस केस में आपकी इंटरेस्ट इनकम पे कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं किया जाएगा। तो अब आपके द्वारा जो बैंक में एफडी कराई जाती है उस एफडी को आप किस तरीके से अलग अलग बैंक में डाइवर्सिफाई करके अपना टीडीएस डिडक्ट होने से बचा सकते हैं, तो इसको हम एक एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो फॉर एग्जांपल मान लो मिस्टर राम है जिसके द्वारा 3 एफडी कराई जाती है सेम बैंक में। तो अब यहाँ पे मिस्टर राम जो है उसके द्वारा 5 लाख रुपए की 3 एफडी कराई जाती है एसबीआई बैंक में। तो यहाँ पे इसकी टोटल एक फाइनेंशियल ईयर में एफडी की वैल्यू हो जाती है 15 लाख रुपए की। अब यहाँ पे मान लेते हैं कि बैंक के द्वारा जो इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाता है एफडी पर वो है 10%। तो यहाँ पे मिस्टर राम जो है उसकी पर एफडी से इंटरेस्ट इनकम हो जाती है 50,000 रुपए। तो इस तरीके से मिस्टर राम को एक फाइनेंशियल ईयर में एसबीआई बैंक से जो एफडी पे इंटरेस्ट इनकम मिलती है वो है 1,50,000 रुपए। अब यहाँ पे हम ये मान लेते हैं कि मिस्टर राम जो है वो अदर देन सीनियर सिटीजन है, यानी कि मिस्टर राम की जो एज है वो 60 साल से कम है। तो उस केस में टीडीएस डिडक्ट करने के लिए जो थ्रेशोल्ड लिमिट देखी जाएगी वो है 50,000 रुपए। यानी कि मिस्टर राम को एक फाइनेंशियल ईयर में एक बैंक से अगर 50,000 रुपए से ज्यादा का अगर इंटरेस्ट मिलता है तो उस केस में बैंक के द्वारा उसका टीडीएस डिडक्ट किया जाता है। तो अब यहाँ पे मिस्टर राम को फाइनेंशियल ईयर 25-26 में जो एसबीआई बैंक से इंटरेस्ट मिलता है वो है 1,50,000 रुपए। तो ये 50,000 रुपए से ज्यादा है तो उस केस में मिस्टर राम जो है उसके द्वारा 10% से टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। तो यहाँ पे टोटल मिस्टर राम के 1,50,000 पे 10% से टीडीएस बनता है 15,000 रुपए का। अब मान लो मिस्टर राम जो है उसकी एज 60 साल से ज्यादा है, यानी कि मिस्टर राम जो है वो सीनियर सिटीजन है। तो उस केस में उसकी जो थ्रेशोल्ड लिमिट चेक की जाएगी टीडीएस डिडक्ट करने के लिए इंटरेस्ट की इनकम पे वो है 1 लाख रुपए की। यानी कि मिस्टर राम को अगर फाइनेंशियल ईयर 25-26 में 1 लाख रुपए से ज्यादा का इंटरेस्ट मिलता है तो उस केस में 10% से टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। तो अब यहाँ पे मिस्टर राम ने तीनों एफडी एक ही बैंक में करा रखी है तो वहां से जो उसको इंटरेस्ट इनकम मिलती है वो है 1,50,000 रुपए। तो ये 1 लाख रुपए से ज्यादा है तो उस केस में बैंक के द्वारा उसकी 1,50,000 रुपए की जो इंटरेस्ट इनकम है उस पर 10% से टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा जो है 15,000 रुपए। तो अब यहाँ पे मिस्टर राम के द्वारा यदि तीनों एफडी सेम बैंक में कराई जाती है तो उसको क्या लॉस होगा? तो सबसे पहला लॉस तो ये होगा कि मिस्टर राम जो है उसका बैंक के द्वारा टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे थ्रेशोल्ड लिमिट जो है वो 50,000 या 1 लाख रुपए से एक्सीड हो जाती है। और दूसरी चीज मान लो यदि मिस्टर राम जो है उसकी इंटरेस्ट इनकम के अलावा कोई भी दूसरी इनकम नहीं है तो उस केस में यदि मान लो मिस्टर राम की सिर्फ 1,50,000 रुपए की ही इनकम है जो कि बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम है, फिर भी उसको ये 15,000 रुपए का जो टीडीएस डिडक्ट किया गया है इसका रिफंड क्लेम करने के लिए उसको अपनी आईटीआर फाइल करनी पड़ेगी। तो फर्स्ट केस तो ये है। अब दूसरा केस हम ये समझ लेते हैं कि मान लो मिस्टर राम जो है उसके द्वारा ये 3 एफडी 3 डिफरेंट बैंक में कराई जाती है तो उस केस में वो अपना टीडीएस कैसे सेव कर सकता है। दूसरा केस ये मान लो मिस्टर राम जो है उसके द्वारा जो ये 3 एफडी है ये 3 डिफरेंट बैंक में कराई जाती है। फर्स्ट एफडी उसके द्वारा एसबीआई में कराई जाती है 9 लाख की, सेकेंड एक्सिस बैंक में कराई जाती है 9 लाख की और थर्ड आईसीआईसीआई बैंक में कराई जाती है 9 लाख की। तो इस तरीके से उसकी टोटल एफडी की जो वैल्यू है वो है 27 लाख रुपए। तो अब यहाँ पे मान लो बैंक के द्वारा जो इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाता है एफडी पे वो है 10%। तो अब यहाँ पे मिस्टर राम को जो इंटरेस्ट इनकम रिसीव्ड होती है एसबीआई से एक फाइनेंशियल ईयर में वो है 90,000, एक्सिस बैंक से है 90,000 और आईसीआई बैंक से है 90,000। तो इस तरीके से मिस्टर राम की टोटल 3 एफडी पे जो फाइनेंशियल ईयर 25-26 में इंटरेस्ट इनकम होती है वो है 2,70,000 रुपए। अब यहाँ पे मान लेते हैं कि मिस्टर राम जो है वो अदर देन सीनियर सिटीजन है, यानी कि मिस्टर राम की एज जो है वो 60 साल से कम है। तो उस केस में टीडीएस डिडक्ट करने के लिए जो थ्रेशोल्ड लिमिट देखी जाती है वो है 50,000 रुपए। यानी कि यहाँ पे मिस्टर राम को जो पर बैंक से इंटरेस्ट इनकम रिसीव हो रही है वो 50,000 रुपए से ज्यादा है। तो यहाँ पे मिस्टर राम का 10% से टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा जो है 9,000 रुपए। तो सेम इसी तरीके से एक्सिस बैंक के द्वारा और आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा भी मिस्टर राम का 9,000 रुपए का टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। तो इस तरीके से मिस्टर राम की जो 2,70,000 रुपए की इंटरेस्ट इनकम है उस पर टीडीएस बनता है 27,000 रुपए का। अब यहाँ पे हम ये मान लेते हैं कि मान लो मिस्टर राम जो है उसकी एज 60 साल से ज्यादा है, यानी कि मिस्टर राम जो है वो एक सीनियर सिटीजन है। तो उस केस में जो लिमिट देखी जाएगी वो है 1 लाख रुपए। तो अब यहाँ पे मिस्टर राम जो है उसको पर बैंक से जो इंटरेस्ट इनकम रिसीव हो रही है वो 90,000 है, यानी कि ये 1 लाख रुपए से कम है। तो उस केस में तीनों ही बैंक के द्वारा कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन यदि मान लो मिस्टर राम जो है वो
अदर देन सीनियर सिटीजन है और उसकी इंटरेस्ट इनकम के अलावा कोई भी दूसरी इनकम नहीं है, तो उस केस में जो उसका टीडीएस डिडक्ट किया गया है 27,000 रुपए का, ये टीडीएस उसको क्लेम करने के लिए अपनी आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है। लेकिन यदि मान लो मिस्टर राम जो कि एक सीनियर सिटीजन है, तो उस केस में उसका कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं किया गया है और मिस्टर राम की इंटरेस्ट इनकम के अलावा कोई भी दूसरी इनकम नहीं है, तो उस केस में इंटरेस्ट इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम है, इसलिए मिस्टर राम को आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी नहीं है। तो इस तरीके से मिस्टर राम क्या कर सकता है कि अलग अलग बैंक में एफडी करवा सकता है ताकि उसकी इंटरेस्ट इनकम पे टीडीएस डिडक्ट ना किया जाए। साथ ही यदि मान लो आप एक ही बैंक में अगर एफडी कराते हैं और उसकी अमाउंट 10 लाख रुपए से ज्यादा की हो जाती है, तो उस केस में इनकी रिपोर्टिंग भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को की जाती है, क्योंकि ये आपके रिपोर्टेबल ट्रांजेक्शन हो जाते हैं। लेकिन यदि मान लो आप अपनी एफडी अलग अलग बैंक में कराते हैं, तो यहाँ पे आपकी पर एफडी की वैल्यू 10 लाख रुपए से कम है, यानी कि 9 लाख रुपए ही है, तो इस केस में इनकी रिपोर्टिंग जो है वो ना तो आपकी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को की जाती है और ना ही आपके ये ट्रांजेक्शन जो है वो 26 AS, TIS या AIS में शो होते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी इंटरेस्ट की इनकम पर टीडीएस को सेव होने से बचा सकते हैं। नेक्स्ट है इन्वेस्ट अंडर डिफरेंट फैमिली मेंबर्स नेम। इफ़ यू हैव फैमिली मेंबर्स विथ लोअर टैक्सेबल इनकम, कंसीडर इन्वेस्टिंग इन एफडीज अंडर देयर नेम। दिस कैन हेल्प स्प्रेड द इंटरेस्ट इनकम एंड पोटेंशियली रिड्यूस द ओवरऑल टैक्स लायबिलिटी। अब मान लो यदि आपके फैमिली मेंबर जो है उसमें कई सारे पर्सन हैं जिनकी टैक्सेबल इनकम जो है वो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम है, तो उस केस में क्या कर सकते हैं कि आप एफडी जो है उनके नाम से करवा सकते हैं, ताकि फैमिली मेंबर्स के नाम से जो आपके द्वारा एफडी कराई जाती है और मान लो फैमिली मेंबर्स की जो टोटल इनकम है वो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम है, तो उस केस में जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको एफडी पे जो इंटरेस्ट की इनकम रिसीव होती है उस पर कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है अदर टैक्स सेविंग स्ट्रैटेजी। यू कैन ऑल्सो कंसिडर अदर टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट लाइक इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, हेल्थ इंश्योरेंस, डोनेशन एक्सेट्रा टू डाइवर्सिफाई योर इन्वेस्टमेंट एंड मैक्सिमाइज टैक्स बेनिफिट। तो आपके पास एक ऑप्शन ये भी है कि आप लीगल तरीके से अपने इन्वेस्टमेंट जो है उनको इंक्रीज़ करके टैक्सेबल इनकम को कम कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि यदि मान लो आपकी इनकम जो है वो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम आती है, तो आप बैंक को बता सकते हैं कि आपकी इनकम जो है वो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम है, तो उस केस में बैंक के द्वारा इंटरेस्ट इनकम पे टीडीएस डिडक्ट ना किया जाए। तो उस केस में आपके पास ये ऑप्शन रहता है कि आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपकी टोटल इनकम अगर बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज़्यादा है तो आप एटीसी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, एटीडी में हेल्थ इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, एटीजी में डोनेशन दे सकते हैं, और भी अदर इन्वेस्टमेंट करके आप अपनी जो टोटल इनकम है उसको बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम करके भी आपकी इंटरेस्ट इनकम पे जो टीडीएस डिडक्ट किया जाता है उसको सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट है कंसीडर टैक्स सेविंग एफडीज। Explore tax saving FDs which offer tax benefit under Section 80C of Income Tax Act. These FDs allow you to claim a tax deduction on your investment up to a certain limit. तो एक ऑप्शन आपके पास ये भी है कि आप क्या कर सकते हैं कि ऐसी एफडी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जहाँ पे आपको टैक्स बेनिफिट प्रोवाइड किए जाते हैं। तो यदि आपके द्वारा भी कोई टैक्स सेविंग एफडीज है जिसमें कोई इन्वेस्टमेंट किया जाता है, तो उस केस में आप सर्टेन लिमिट तक क्या कर सकते हैं, टैक्स डिडक्शन क्लेम करके इंटरेस्ट इनकम पे टीडीएस डिडक्ट होने से सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट है इफ़ बैंक डिडक्ट योर टीडीएस। अब मान लो यदि आपकी इनकम जो है वो एक फाइनेंशियल ईयर में बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम है और यदि आपके द्वारा बैंक को डिक्लेरेशन भी दे दी जाती है फॉर्म 15G और फॉर्म 15H के फॉर्म में, लेकिन यदि मान लो बैंक जो है वो भूल जाती है और गलती से आपका टीडीएस डिडक्ट कर देती है, तो उस केस में आपके पास एक ऑप्शन ये भी रहता है कि आप अपनी आईटीआर ड्यू डेट पर फाइल करके अपना रिफंड जो है वो क्लेम कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर सिर्फ आपकी इंटरेस्ट की ही इनकम है, उसके अलावा आपको कोई भी दूसरी इनकम नहीं है, तो उस केस में आप अपनी आईटीआर 1 फाइल कर सकते हैं। यदि आपको इंटरेस्ट इनकम के अलावा कोई कैपिटल गेन हो रहा है या रेंटल इनकम है, तो उस केस में आप आईटीआर 2 फाइल कर सकते हैं। और यदि आपको इंटरेस्ट इनकम, कैपिटल गेन, रेंटल इनकम के साथ में अगर बिजनेस या प्रोफेशन से अगर कोई इनकम रिसीव होती है, तो उस केस में आप अपनी आईटीआर 3 या आईटीआर 4 फाइल करके रिफंड क्लेम कर सकते हैं। अब साथ ही एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आप कोशिश ये करें कि आपकी इंटरेस्ट इनकम पर बैंक के द्वारा टीडीएस डिडक्ट ना किया जाए, क्योंकि डिपार्टमेंट से ये रिफंड क्लेम करने में हमको कई सारी प्रॉब्लम है जो कि फेस करनी पड़ती है। जैसे कि मान लो यदि हमारा बैंक अकाउंट वैलिडेट नहीं हो पा रहा है या हमारे अकाउंट नंबर ही रॉन्ग मेंशन है, तो उस केस में जो रिफंड है वो हमारे बैंक अकाउंट में क्रेडिट नहीं हो पाएगा। तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें। एंड लास्ट है अदर पॉइंट्स टू बी रिमेंबर।
तो अब यदि आपके द्वारा जो बैंक में एफडी कराई जाती है और वहाँ से अगर आपको कोई इंटरेस्ट इनकम है जो कि रिसीव हो रही है, तो उस केस में यदि आप अपनी फाइनेंशियल ईयर 25-26 की आईटीआर यदि ओल्ड टैक्स रेजिम में फाइल करते हैं तो कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है। तो अब यदि आप अदर देन सीनियर सिटीज़न है तो उस केस में आपकी 2.5 लाख रुपये तक की इनकम एग्जेम्प्ट है। यदि आप सीनियर सिटीज़न है यानी कि आपकी एज 60 साल से ज़्यादा है लेकिन 80 साल से कम है तो आपकी 3 लाख रुपये तक की इनकम एग्जेम्प्ट है। और यदि आप सुपर सीनियर सिटीज़न है यानी कि आपकी एज 80 साल से ज़्यादा है तो उस केस में आपकी 5 लाख रुपये तक की इनकम एग्जेम्प्ट है। तो अब यदि आपकी जो इंटरेस्ट इनकम है वो यदि 2.5 लाख, 3 लाख या 5 लाख रुपए के अंदर आ रही है तो उस केस में आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी नहीं है और आप उस केस में बैंक में फॉर्म 15G और फॉर्म 15S सबमिट कर सकते हैं। नेक्स्ट, यदि मान लो आप अपनी फाइनेंशियल ईयर 25-26 की जो आईटीआर है वो यदि न्यू टैक्स रेजिम में फाइल करते हैं तो वहाँ पे सभी टैक्स पेयर के लिए जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है वो सेम है। यानी कि अगर आपको फाइनेंशियल ईयर 25-26 में कोई इंटरेस्ट इनकम रिसीव होती है और वो इंटरेस्ट इनकम यदि आपकी 4 लाख रुपए तक है तो उस केस में आपको अपनी आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी नहीं है। एंड लास्ट है, यदि मान लो आप ओल्ड टैक्स रेजिम में आईटीआर फाइल करते हैं तो उस केस में यदि आपकी इनकम 5 लाख रुपए तक है तो आप सेक्शन 87A में 12,500 रुपये की रिबेट का बेनिफिट ले सकते हैं। लेकिन यदि आप अपनी फाइनेंशियल ईयर 25-26 की आईटीआर न्यू टैक्स रेजिम में फाइल करते हैं तो उस केस में आप सेक्शन 87A में 60,000 रुपये की रिबेट का बेनिफिट ले सकते हैं। यानी कि आपकी 12 लाख रुपये तक की जो इनकम है उस पर कोई भी टैक्स का पेमेंट नहीं करना है। तो आई होप आज की जो ये वीडियो है वो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रही होगी। वीडियो से अगर किसी तरह की हेल्प मिली हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।